अब फाइनली हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि गैसों के कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको यहाँ पर हमको देखना। देखो हमने पहले बात क्या किया है, हमने द्रवों के गुण के बारे में बात किया है, द्रव का क्या, ये ठोस का गुण के बारे में बात किया है, द्रव के गुणों के बारे में बात किया है, और गैस के गुणों के बारे में अब बात हमको करना है। हमको पता क्या कि ठोस की जो आकृति और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होता है। आकृति और आयतन का मतलब हमने पहले ही बताया। आकृति और आयतन का मतलब क्या होता है? आकृति का मतलब या समझो आकार का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु दिख कैसा रहा है। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु स्थान कितना घेरता है। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था पेन का आकृति निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा ही दिखेगा कि कहीं भी किसी भी बर्तन में रख लो, कहीं भी रख लो, साथ ही साथ जगह भी इतना ही लेने वाला है। ठीक है, बट गैस की स्थिति में बात करेंगे तो गैस का ना तो आकृति निश्चित होता है ना आयतन निश्चित। तो इसको समझने के लिए ना, इसको समझने के लिए एक यहाँ पर देख लो। सपोज यहाँ पर देखेंगे ना, चलो जी, सपोज हमारे पास 3 कंटेनर है। ये 3 कंटेनर है हमारे पास। ये पहला कंटेनर है, देन ये हमारे पास सेकेंड कंटेनर है, और ये थर्ड कंटेनर है। थर्ड कंटेनर नीचे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जो ठोस के पार्टिकल्स है ना, वो मानो इस बर्तन में ठोस है, और ठोस के पार्टिकल्स क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से सटे होते हैं। तो या तो तुम इस बर्तन में रख लो तो भी उसका आकार नहीं बदलने वाला है, ना ही यह जगह अपना बदलेगा, जगह भी उतना ही लेने वाला है। जैसे इस पेन को किसी बर्तन में रख लो, बाहर में रख लो, जगह भी सेम लेने वाला है और आयतन भी इसका नहीं बदलेगा। आयतन तो जगह नहीं होगा ना, तो इसका आकार भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर द्रव का ले ले तो द्रव के कण थोड़े से दूर हटे होते, थोड़े से दूर हटे होते हैं, इतना भी दूर नहीं। देखो यहाँ से थोड़ा सा जगह तो नजर आ रहा है ना तुमको, तो थोड़े से दूर हटे होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है कि द्रव के कण जो है एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है। तो फिसलने के कारण होता क्या है कि ये एक दूसरे को छोड़ के दूर नहीं जाएगा, बट फिसल सकता है। फिसलने के कारण होता क्या कि जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा, आकार उसका बर्तन के आकार का हो गया, बट आयतन इसका हमेशा वही होगा, क्योंकि यह इसके कण जो है, द्रव के कण जो है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, और ठोस के कण भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। बट गैस की स्थिति में क्या होता है, गैस का जो कण होता है यहाँ पर देखेंगे, इसके कण कुछ इस प्रकार से होता है व्यवस्थित, मतलब दूर दूर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में, अंतराण्विक आकर्षण बल, वह बहुत कम होता है, जिसके कारण कण क्या है कि अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो कण क्या होगा, एक दूसरे को छोड़ ही देता है, पकड़ के रखता ही नहीं रखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सपोज अपन इस वाले गैस को अगर इस सिलेंडर में डाल दे, तो 1 लीटर सिलेंडर, मान लो 15 kg का ये सिलेंडर है, तो 1 लीटर सिलेंडर में ये पूरा का पूरा गैस क्या होगा, तुम्हारा फिल हो जाएगा, भर जाएगा। साथ ही साथ इस 15 लीटर सिलेंडर में, 15 लीटर का सिलेंडर है तो 15 लीटर गैस भी आएगा। तो वो आगे हम जानने वाले 15 लीटर गैस कैसे आ जाता है, वो आगे के बारे में। अभी समझो कि गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इस कारण से एक दूसरे को पकड़ कर रखने में सक्षम नहीं होता है, और साथ ही साथ आकर्षण बल कम है तो अंतर आणविक स्थान, दो कणों के बीच में जो स्थान होगा ना, यहाँ कण, ये कणों के बीच में जो स्थान होगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गैसों का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आगे चलिए जी, पदार्थों की गैसीय अवस्था, ये तो हमने बता ही दिया है। आगे चलो, हमको यहाँ पर देखना है वाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है, यानी कि वाष्पन और क्वथन में अंतर देखना है। देखो वाष्पन की बात करें ना, तो वाष्पन एक धीमी होने वाली प्रक्रिया है, और क्वथन जो है वो एक तेज होने वाली प्रक्रिया है, कैसे बोल सकते हैं। बाकी ये तुम्हारा लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, हम बताते चल रहे, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट समझना है हमको। तो एक थाली में हमको जल रखना है, या एक सेम आकार का 2 कटोरा ले लो। एक कटोरा को क्या करना है, उसके नीचे आग जलाना है और गर्म करना है। दूसरे कटोरा में पानी दोनों भरा रहना चाहिए। तो दूसरे कटोरा का हमको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे जब कटोरे वाले जल को गर्म करते हुए, तो वहां पर क्वथन शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25 मिनट में क्या होगा, सारा का सारा जो कटोरा का जल है ना, वो गायब हो जाएगा। मतलब उसका क्वथन हुआ और जल खत्म, सारा का सारा वेपर बन गया, भाप बन गया। बट जो दूसरे कटोरे में जल रखा हुआ है, उसका हो रहा है वाष्पन। ठीक है, उस वाष्पन होने के कारण क्या है कि वह एक ज्यादा समय लेगा, जल जो है भाप बनने में, वाष्प बनने में ज्यादा समय लगेगा वाष्पन। तो वाष्पन एक स्लो प्रोसेस है और क्वथन एक फास्ट प्रोसेस है। वाष्पन एक क्या बोल सकते हैं, धीमी प्रक्रिया है, और क्वथन जो है वह तेज प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमने बताया कि वाष्पन जो है कमरे के ताप से लेकर के, है ना, कमरे के ताप से लेकर के सभी तापों पर होता है।
जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज कमरे का ताप कितना होता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तापमान से लेकर 15, 20, 25, 30, 40, 50, 45, 60, 70, 80 सब पर होगा वाष्प। बट क्वथन जो होता है ना, उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जो समान वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने क्या कहा, वाष्पन कमरे के ताप से लेकर के सभी ताप पर होता है, जबकि क्वथन जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। देखो वाष्पन जो है वो एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना कहने का मतलब क्या है कि एक का 2 थाली लो, सेम आकार का 2 थाली क्यों लेंगे, एक थाली लो और एक कटोरा लो, दोनों में सेम मात्रा में जल भर दो और दोनों को छोड़ दो। हम क्या देखते हैं कि थाली वाला जल जल्दी क्या होगा, हमारा वाष्पन उसका हो जाएगा। तो इसका रीजन सिंपल सा है, यहां पर देख लेते हैं ना, रीजन सिंपल से है। देखो थाली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहां पर देखना जरा, थाली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, जबकि कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जल दोनों में सेम रखा है हमने, ठीक है जी। इसका ये हो सकता है ज्यादा हो, गलासी ले लो जल के लिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहां से भी जल जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां। जबकि यहां पर देखो ग्लास के अंदर से यहां से बस इतना ही से जगह जल के वाष्पन के लिए मिलता है, जिसके कारण इसका वाष्पन स्लो होता है। तो वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है, जबकि क्वथन क्या होता है, द्रव के संपूर्ण भाग से होता है। तो अगर हम क्वथन की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक बर्तन है इस प्रकार से, और इसके नीचे हमने लगाया आग, तो ये जल भरा हुआ है, तो यहाँ जल क्वथन यहाँ से भी आगे होगा और जो वाष्प है वो बाहर निकलेगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो क्वथन द्रव के हर एक भाग से होता है। वाष्पन जो है वह एक पृष्ठीय घटना है, क्वथन जो है वह पूरे द्रव से होता है। तो बातें समझ में आगे चलो। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो वाष्पन की गति बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि करेंगे तो वाष्पन की गति बढ़ जाएगी, लेकिन क्वथन का कोई गति नहीं बढ़ता है। क्वथन हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से पर ही होता है, समान वायुमंडलीय दाब पर। इतनी बातें क्लियर है। वाष्पन जब होता है तो ठंडक उत्पन्न होता है, जबकि क्वथन होने में किसी प्रकार का ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। तो ये वाष्पन और क्वथन में अंतर था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, बातों को समझते चलो ना, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है घनत्व। घनत्व क्या होता है, देखो घनत्व हमने पहले भी बताया था कि सपोज हमारे पास ये एक ठोस का टुकड़ा है, अभी समझ लेना, यह द्रव का टुकड़ा है और ये क्या है, गैस का टुकड़ा है। अब ये गैस वाला हो सकता है, तुमको नहीं दिख रहा हो तो हम यहीं पर बना दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें गैस के पार्टिकल्स, तो गैस के पार्टिकल कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलो अब हम ये मान के चलते हैं कि बर्तनों का आकार, ये जो टुकड़ा लिया है हमने ठोस द्रव गैस का, सबका आकार समान है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ठोस के एक छोटे से भाग में जो कणों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो कणों की संख्या ज्यादा है मतलब कणों का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। द्रव के एक छोटे से भाग में ठोस से कम कण पाया जाता है और गैस में छोटे से भाग में बहुत कम कण पाया जाता है। तो घनत्व का अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ के छोटे से छोटे भाग में जो कणों की संख्या होता है और उसका द्रव्यमान होता है, उसी को घनत्व बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर एक छोटे से भाग में कणों की संख्या ज्यादा है, कणों का द्रव्यमान ज्यादा है, तो बड़े भाग में भी ज्यादा होगा। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस का घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है और सबसे कम घनत्व जो है वो गैस का होता है। बातें क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएंगे, द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो गैस का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है ना, वह कमरे के ताप से हमेशा कम होता है। कमरे का ताप कितना बोले तो 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, यही आसपास में अराउंड में होता है, ठीक है। कहीं कहीं 35 डिग्री भी होता है, तो इससे कम ही होगा। तो द्रव का द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा कमरे के ताप से कम होगा। आगे देखो, संप्रेरता। संप्रेरता का मतलब होता है दबाना, कंप्रेसित करना, ये हमने जाना है। वो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, गैसों को कंप्रेसित किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। कैसे जान सकते हैं, तो सपोज हमारे पास क्या है, ये देखना जरा, चलो है बन जा यार, ये सिरिंज है हमारे पास, ये इसका पिस्टन है, ये दबाने वाला पार्ट है और इसका नीचे वाला भाग। तो ये हो गया सिरिंज। क्या हो गया तुम्हारा, सिरिंज। अब 3 सिरिंज लेने, कितने सिरिंज लेने, 3 में। एक में हमको भरना है मिट्टी, क्या भरेंगे, मिट्टी। अच्छा इसको पैक कर देना, तो किसी भी तरह से पैक कर देना। एक में मिट्टी भरना है, दूसरे में जल भरना है और तीसरे में क्या भर लेंगे अपन, तीसरे में भर लेंगे हवा। हवा मतलब कुछ भी नहीं भरेंगे, तो हवा तो पहले से भरा हुआ भरा। इसको निकालना है पहले ऊपर, गौर से देखना, यहाँ पर देखना, इसको निकाल लेना, पिस्टन को ऊपर खींचना है और इसमें मिट्टी भर देना है यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरे वाले सिरिंज में जाएंगे, सेम काम करेंगे, जल इतना तक भर देना है और फिर पिस्टन को डाल देना है। फिर तीसरे वाले में जाएंगे, उसमें कुछ नहीं भरेंगे और पिस्टन को डाल देना। तीनों को बारी बारी से दबाने का प्रयास करना है। तब तीनों को दबाएंगे तो होगा ये
कि जो हवा वाला सिरिंज है उसको तो दबा सकते हैं, बट मिट्टी और जो जल वाला सिरिंज है उसको हम लोग नहीं दबा सकते। तो इसका मतलब क्या, हवा वाले सिरिंज में कंप्रेसित हो सकता है, मतलब हवा को कंप्रेसित किया जा सकता है, गैसों को कंप्रेसित किया जा सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण है, देखो ये जो गैस सिलेंडर है ना तुम्हारा, और गौर से देखो यहाँ पर, ये जो गैस सिलेंडर है इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 15 केजी गैस भर सकते हैं, और 1 केजी गैस में भी पूरा पूरा सिलेंडर भरता है, और 15 केजी गैस में भी पूरा पूरा सिलेंडर ही। कारण क्या है, गैस को कंप्रेसिव क्यों किया जा सकता है? देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, गौर से देखना, ये तुम्हारा जो है ये ठोस का पार्टिकल्स, ये तुम्हारा जो है ये द्रव का पार्टिकल्स, और ये तुम्हारा जो है वो गैस के पार्टिकल्स। तो हमको तीनों में अंतर क्या नजर आ रहा है, तीनों में अंतर ये नजर आ रहा है कि ठोस के पार्टिकल बिल्कुल सटे हुए पास पास है। अब एक बात बताओ, कंप्रेसित करने का मतलब, दबाने का मतलब है कि कणों को और पास लाना। अब ठोस के जो कण है वो पहले से पास पास है, तो हम उसको और कैसे पास ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। द्रव के पार्टिकल ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर है, तो इसको थोड़ा पास लाया जा सकता है, बहुत कम, इसका भी कंप्रेशन नहीं होता है। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर है, एक दूसरे के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, तो इस स्थान को दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो स्थान दिख रहा है तुमको एक दूसरे के बीच, ये जो स्थान दिख रहा है ये कम होता जाएगा, जिसके कारण गैसों का कंप्रेशन संभव हो पाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये समझ लेते हैं। देखो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने बात किया है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, एंड गैसियस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। तो हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया है, जैसा कि यहाँ पर है। तो सबसे पहला हमने क्या बताया तुमको, जरा बताओ। ये बताया हमने, ये है तुम्हारा ठोस, ये है हमारा द्रव, और ये है हमारा गैस, ये गैसियस स्टेट। तो इसका उदाहरण ही ले लेते हैं ना। सपोज बर्फ है ये हमारा जो सॉलिड है, फिर ये पानी है जो लिक्विड है, देन वाष्प है जो हमारा क्या है, गैस, गैसियस स्टेट में। अब होता यह कि ये है कि हम बर्फ को पानी बना सकते हैं, पानी से वाष्प बना सकते हैं, वाष्प को पानी बना सकते हैं, फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं। कैसे, आदो समझते हैं। इस बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये जाहिर सी बात है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, फिर पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है, वाष्प बनेगा। फिर अगर उल्टा करे, वाष्प को ठंडा करे तो यहां पर क्या होगा, पानी बनेगा, और फिर पानी को और ज्यादा ठंडा कर दे तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, पानी को ठंडा करने पे बर्फ बने। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है या गैस में बदलता है, फिर यहाँ पर जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदलता है। अब ये होता क्यों है, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, और ये गर्म और ठंडा करने पर ही क्यों होता है, अब बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा बाबू, ये जो होगा ना, ये जो होगा, ये ठोस के पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास, द्रव के पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास, और गैसियस के पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास। बातें समझ में आ गई। होता यह है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं ना, तो इस कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। क्यों, क्योंकि कणों के पास ऊर्जा आती है, और कणों के पास ऊर्जा आएगी तो कण तेजी से कंपन करने लगेंगे। कंपन करने के कारण होगा क्या, कि ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, वो कम होगा। कम होने के बाद क्या होगा, अंतर आणविक स्थान बढ़ेगा, जैसा कि मतलब इस तरह से ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा दूर जब हट जाएगा सारे के सारे कण, तो ये क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब जब द्रव को गर्म करेंगे तो फिर यही बात होगा, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ठोस के कणों के बीच में, वो और ज्यादा कमजोर होगा, जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स है, कण है, एक दूसरे से और दूर जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, और यह वाष्प में बदल जाएगा। ठीक, इसका उल्टा करते हैं, जब हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कणों के बीच, कणों के पास जो ऊर्जा है वो कम होता जाएगा, कणों का आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये द्रव के फॉर्म में चला आएगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आया तो द्रव के रूप में बदल गया। फिर और ठंडा किए तो आकर्षण बल और बढ़ा, आकर्षण बल और बढ़ा तो अंतर आणविक स्थान कमेगा, यानी कणों के बीच का जो स्थान है वो कमेगा, और कणों के बीच का स्थान जब कमेगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तुम्हारा इसमें, उसमें बदल जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। पानी है तो बर्फ बन जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलो जी, उष्मा और ठंड का प्रभाव, ये तो अभी अभी हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सेम बात तो पढ़ा है। यहाँ पर एक बात है जो समझना है, उष्मा और ठंड के प्रभाव को समझने के लिए दो बात समझना है, एक होता है प्रसार, दूसरा होता है संकोचन।
देखो प्रसार का मतलब होता है फैलना और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। प्रसार का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब है, देखो जब हम गैस को गर्म करते हैं ना तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे तो पहले से ही गतिज ऊर्जा उसकी बहुत ज्यादा होती है, आकर्षण बल होता ही नहीं, बट जब गैस को हम लोग गर्म करते हैं ना उसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कण जो है एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर हटने लगते हैं। तो इस वजह से गैसों का प्रसार संभव है और बहुत ही तेजी से होता है। गैसों का प्रसार बहुत तेजी से होता है। दूसरी बात, ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठंडा करेंगे तो गैस, अब देखो गर्म किए तो क्या होगा, कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो कण एक दूसरे से दूर जाने लगा। जब ठंडा करेंगे कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और कण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, तो गैसों का प्रसार और संकुचन संभव है। देखो प्रसार और संकुचन क्यों संभव है, यहां से समझो, यहां से समझ लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास दो गैस के पार्टिकल्स है, इतने हटे हुए। अब होगा क्या, जब इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इतने पहले से हटे हुए, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये इसके पास और गतिज ऊर्जा आ जाएगी और ये कंपन करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे एक दूसरे से और दूर जाना शुरू कर देगा। ये दूर जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना दूर एक दूसरे से जाता चला जाएगा। ये प्रसार हो गया। जब ठंडा करेंगे तो जब इतने नजदीक है, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने के कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से ये गैस जो है वो द्रव में भी बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मतलब। कहने का ये है कि उष्मा और ठंड के प्रभाव से गैस जो है वो प्रसारित होती है और फिर संकुचित होती है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, गैसों का मिश्रण। अब गैसों का मिश्रण का मतलब होता है गैसों का आपस में मिल जाना, या हम लोग इसको विसरण भी बोलते हैं। दो गैस आपस में उसके घनत्व में अंतर हो तो भी क्या होता है, मिश्रित हो जाता है, या गैसों का विसरण होता है। जैसे अगर हम हवा देख ले तो हवा में बहुत सारी गैसें क्या है मिली, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सारी की सारी गैसें क्या है, एक दूसरे में मिश्रित है। तो गैसों का मिश्रण या गैसों का विसरण संभव है, ये बात समझ लो। गैसों का संघनन। अब सबसे पहले यहाँ पर संघनन का मतलब क्या होता है ये हमको समझ, फिर ना समझेंगे गैसों का संघनन। देखो जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं ना तो वो द्रव में बदलता है। देखो गौर से समझना, क्या है संघनन, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठोस लो, और इसको जब हम अपन गर्म करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा द्रव, और द्रव को जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा गैस। अगर जल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्प। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, अगर हम वाष्प को ठंडा करें तो क्या बनेगा, ये द्रव बनेगा। तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा। क्यों बनेगा, बात समझो। वाष्प यानी गैस, गैस के जो कण होंगे ना वो कुछ इस प्रकार से दूर दूर हटे होंगे। इस कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, और अंतराणविक स्थान ज्यादा होगा। जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कण एक दूसरे के पास आते जाएंगे, मतलब आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, अंतर आणविक स्थान कमता जाएगा, जिसके कारण ये जो है द्रव में बदल जाएगा। बट ये तो हमने समझाया कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव कैसे बनता है। संघनन क्या होता है, देखो किसी पदार्थ का गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदलना ही संघनन कहलाता है। बातें समझ में आ गई? नहीं समझ में आए? एक सिंपल सा उदाहरण है जो तुमको हम बता ही देते हैं। एक गिलास लो, ठीक है, ये गिलास लो, और गिलास लेने के बाद क्या करना है, ठंडा ले आओ, है ना। जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक जो ठंडा हो, तो कोल्ड ड्रिंक लेकर, सॉफ्ट ड्रिंक लेकर के आओ और इस गिलास में भरो। अब इस गिलास में भरने के बाद कुछ ही देर के बाद, तुरंत, कुछ ही, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट, तुरंत डालो। तुरंत होगा क्या, गिलास के बाहरी गिलास पर जल की कुछ बूंदे नजर आने लगेगी। आता है क्या, आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। अब ये जल की, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा गिलास टूटा फूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं टूटा फूटा है। तो ये जल की जो बूंदे है ये कहां से आई, ये जल की जो बूंदे है ना, ये हमारे वातावरण में होता है। ये वाष्प के फॉर्म में आसपास में जल की बूंदे थी। अब जैसे ही, अब चूंकि जल की बूंदे तो थी बट उसके कण बहुत ज्यादा गतिशील थे, क्योंकि उसके पास जो है हीट एनर्जी ज्यादा थी, जिसके कारण जो कण है बहुत ज्यादा गतिशील। अब इसके गिलास में जैसे हमने ठंडा पानी डाले या सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक डाले या बर्फ डालो, कुछ भी डालेंगे, तो गिलास के आसपास का वातावरण क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जो जितने भी गिलास के सराउंडिंग है, चारों तरफ जितने भी पानी के कण है, वाटर मोलिक्यूल्स है, वो आकर के संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि वह टेम्परेचर कम होने के कारण गैस अवस्था से वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और वही द्रव को हम लोग
ग्लास के बाहरी सतह पर देखते हैं। और ये एक आम घटना है, सबके साथ होता है ना। तो इस घटना से तुम समझ सकते हो कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक या ठंडा जल ग्लास में भरते हैं तो उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदे कहां से आती है। तो आपके पास याद रखना, जल टूटा, ये ग्लास टूटा फूटा नहीं है, जल कहां से आ रहा है, तुम्हारे वातावरण से आ रहा है। तो संघनन किसको बोलेंगे? गैसों का संघनन। पदार्थ के गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना पदार्थ या गैस का संघनन कहलाता है। पदार्थ के गैस अवस्था का पदार्थ का गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे देखिए, गैस का दाब। अब देखो हमको क्या पता क्या है कि अपन यहाँ पर शायद हमारे पास सिलेंडर, हाँ सिलेंडर है हमारे पास। तो ये एक हमारे पास सिलेंडर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमने गैस डाला, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इसके बीच में आकर्षण बल तो होता नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। इसको अगर कहीं पर रख दे, ये ठोस है, इसको अगर कहीं पर रख दे तो ये अपने जगह पर एकदम मस्त मौला सोया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गैस के जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा नोटी होता है, नटखट होता है। इसको जब गैस के सिलेंडर के अंदर भी डालते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये टकराता रहता है, एक दूसरे से टकराता है। और इस गैस के जो कंटेनर है उस पर क्या करता है, एक दाब डालता है, एक बल लगाता है। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय दाब बोलते हैं। तो परिभाषा देख लो यहां से, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल को गैस का दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब इस बर्तन के हर छोटे से छोटे भाग पर गैस के कणों के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग गैस दाब बोलते हैं। हमने क्या कहा, किसी बर्तन के इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए जाने वाले बल को गैस का दाब कहते हैं। तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन के हर एक छोटे से छोटे भाग पर गैस के द्वारा एक दाब लगाया जाएगा, जिसको हम लोग गैसीय दाब